So if you have carefully analyzed paper 2, आपने देखा होगा कि paper was not very difficult, right? If you just use your presence of mind, if you can logically eliminate the options, you can simply solve the paper. ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था. Although new terminologies जरूर थी इसमें, and surprisingly there was no assertion reason based question this time. है ना, एक भी question assertion reason वाला नहीं था, but coding वाले questions काफी सारे थे इसमें. ठीक है, in which you have to arrange the options and then mark the correct code. ये वाले questions ज्यादा थे. ठीक है, and again RDA was not there, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि RDA ना आए, but this time they've not given RDA, maybe because उसमें multiple revisions हुए हैं और इस वजह से शायद RDA नहीं आया, but you can expect RDA and EAR values to come in the upcoming paper. ठीक है, जो अगस्त में होगा. So let's start with the first question. I have code Z of the paper. ठीक है, वही मैंने आपको बताया था कि जो भी कोड आपके पास है, the questions may be shuffled, but the questions are absolutely the same. ठीक है, तो आप अपने question paper में if you can quickly find out the questions तो वहाँ पे mark कर लो, नहीं तो you can watch the video later on also and साथ के साथ mark करते रहना. ठीक है, let's start with the first question. Arrange the steps of process of community development program in sequence. ठीक है, तो इसमें आपको अगेन वही कोडिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए थे, तो इसमें इन्होंने 5 ऑप्शंस दिए हैं एंड यू हैव टू अरेंज ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस. ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, तो सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन यू विल डू द प्लानिंग. प्लानिंग के बाद आप लोगों के को इनवाइट करोगे फॉर द पार्टिसिपेशन. You will convince them that they come in your project, come in your development program and participate, right? Then you will communicate with the participants, and then you will use the organizational channels or tools or methods, equipments, whatever you have to communicate with the audience. ठीक है, so the correct option for this question was option number 4. बताओ आगे चले. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Next question. Which of the following statements are true with regard to Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana? So this was a new question. ठीक है, इसमें योजना एक्सटेंशन से ही क्वेश्चन है, योजना के बेसिस पे इन्होंने पूछा था. So the correct answer for this was first option A, B, C and D. इसमें they are not providing any supplementary nutrition to pregnant women as take home ration. लेकिन other than that they are providing all the other services, जिसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफर हो सकता है. अगेन कंडीशनल कैश ट्रांसफर की एक कंडीशन है कि इट इज लिमिटेड टू ओनली द फर्स्ट लाइव बर्थ ऑफ द चाइल्ड. देन 5,000 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 1,000 आफ्टर डिलीवरी भी प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, पेमेंट ऑफ कैश इज मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. ऑल ऑफ दीज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द योजना, बट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इसमें इंक्लूडेड नहीं था. Let's move to the third question. Multiplex or composite fabrics are. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी. कोडिंग का ही क्वेश्चन था ये भी. ठीक है, लैमिनेटेड फैब्रिक, कोटेड एंड टफ्टेड. दीज आर द 3 फैब्रिक्स जिनको हम मल्टीप्लेक्स या कॉम्पोजिट फैब्रिक्स बोलते हैं. दीज टर्म्स वी विल अगेन डिस्कस इन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स जब हम सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो इन टर्म्स को हम एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें निटेड फैब्रिक्स आर नॉट इंक्लूडेड एंड फोम बेस्ड फैब्रिक्स आर नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, चलें आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अरिथमेटिक मीन. सो अगेन दिस इज रिलेटेड टू योर रिसर्च. रिसर्च इस बार इतनी मुश्किल नहीं आई थी जितनी हर बार आती है. ठीक है, इसमें मीन मीडियन मोड यानी सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये मीन के बारे में पूछ रहा है. एक हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है. ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन इज सेम एज जो आपका एवरेज होता है. ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन अरिथमेटिक मीन इज सेम एज योर एवरेज. तो पूछ रहा है किसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से ट्रू नहीं है फॉर योर अरिथमेटिक मीन. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. It is not necessary that given units may be orderly ranked.
ऑर्डर में रैंक्ड हो ये जरूरी नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज. हम क्यों करते हैं साइंटिफिक रिसर्च? टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी. ठीक है, हमारे पास कोई भी मिथ होता है या कोई डाउट होता है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मैम वी तो ये कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च. इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं मैम, इसमें भी हम वही कर सकते हैं ना कि जो पॉजिटिव्स हैं वही मोस्टली सही जाते हैं, नेगेटिव्स हम हाँ. एलिमिनेट करते हैं. Yes, yes. You can use the elimination method. That is the best way you can find your answer. ठीक है. तो इसमें आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो. इसमें कौन सा देखो अब, लेकिन जैसे इफ यू सी सी ऑप्शन, इट इंश्योर्स रिजिडिटी, है ना. दिस इज समहाउ नेगेटिव ऑप्शन, इसको एलिमिनेट कर दो. या फिर ट्रेडिशनल माइंडसेट को इनकरेज कर रहा है, दिस कैन बी एलिमिनेटेड. राइट. तो ये भी तरीका ठीक है, दैट इफ यू वांट टू एलिमिनेट द नेगेटिव ऑप्शंस डू दैट एंड गो विद द पॉजिटिव आंसर. ठीक है. सो हेयर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. डन. Yes, ma'am. Okay, let's move further. The term development communication was first coined by, it was Kubrill. Nora Kubrill. This is a new question, new terminology. Terminology actually same है, but coin किसने किया था? क्यूब्रिल ने. ठीक है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू है, इसको आप नोट करके रखो. मैम जब हम बुक से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ते हैं ना तो हम्म. उसमें स्टार्टिंग में जो कोट लिखा होता है वो जेपी लिगेंस का लिखा हुआ है. हाँ, और तो कई मुझे जगह वो पे यही, हम लोग हाँ यही जो याद बुक था रेफर मुझे. करते हैं, जो हम बुक रेफर करते हैं वो हम दहामा की बुक रेफर करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे काफी बच्चों ने मुझे लगता है ऑप्शन मार्क किया होगा, या तो दहामा मैंने का जेपी लिगेंस ही आंसर किया मार्क था, किया बाकी होगा. चैप्टर की स्टार्टिंग हाँ. में ही नाम आ जाता तो शायद उन्होंने ही करा होगा. यस. क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लीगेंस ने भी दी है, दहामा ने भी दी है. ठीक है. बट जो टर्म कॉइन किया है वो दैट वाज गिवन बाय क्यूब्रिल, और इसका नाम कहीं पे भी बुक में दिया नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रेड रिबन एक्सप्रेस. तो रेड रिबन हम किसके लिए यूज करते हैं? ये तो हमें शुरू अच्छा से है. स्कूल में भी पढ़ाया जाता है. करेक्ट. HIV Yes, एड्स. ma'am. राइट. ये तो शुरू में स्कूल से ही पढ़ा देते हैं हम. नेक्स्ट. सो ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपने कॉन्सेप्ट को उसके डिस्क्रिप्शन से मैच करना था. ये सारी लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है. लर्निंग थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज हैं और ये टर्मिनोलॉजी है जो हम लर्निंग थ्योरी में पढ़ते हैं. ठीक है. तो पहला आता है क्लासिकल कंडीशनिंग. इसमें आई थिंक ऑप्शंस मिस हो गए हैं मुझसे. हाँ, लेट्स मैच इट अदरवाइज. क्लासिकल कंडीशनिंग किससे मैच करोगे? मैम सिमिलर रिस्पॉन्स से, ऑप्शन फोर्थ. करेक्ट. स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी थी वो, है ना, जिसमें हम लोग डॉग को ट्रेन करते हैं विद द साउंड ऑफ बेल एंड द अपीयरेंस ऑफ फूड. ठीक है. क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई. किसने दिया था? पैवलव, इवान पैवलव. पैवलॉव. करेक्ट. इवान पैवलॉव की थ्योरी थी ये. देन वी हैव ऑपरेंट कंडीशनिंग. ये किससे मैच करोगे? मैम ये बिहेवियर चेंज होता है जब. बिहेवियर चेंज होता है. इट इज दैट फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर बिहेवियर चेंज अकर्स. ठीक है. देन वी हैव रीइंफोर्समेंट. वो याद है, एक डॉग था, एक मैट थी, और एक ट्रेनर था, मास्टर था. वो वाला हमने एक कार्टून से पढ़ा था. यस रिमेम्बर? मैम. तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस बताया था? मैम रीइंफोर्समेंट में क्या मैम होता है कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होती है और उसमें हम हम्म. बार बार किसी को अगर कोई चीज नहीं कर पा रहा तो हम उसको पॉजिटिवली बोलते हैं कि आप करो करो. और पनिशमेंट होती है कि अगर कोई गलती हो रही है तो उस पे हम पनिश कर देते हैं और वो रीइंफोर्समेंट से मतलब बिल्कुल नेगेटिव चला जाता है. करेक्ट. ऑपोजिट है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. किसी बिहेवियर को इनकरेज करना है तो आप रीइंफोर्समेंट दोगे. ठीक है. बच्चे को इनकरेज करोगे विद अवार्ड और विद एप्रिसिएशन, तो वो रीइंफोर्समेंट हो गई. तो वो बिहेवियर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. बट ऑन द अदर हैंड कोई भी बिहेवियर आप डिस्करेज करना चाहते हो तो आप चाइल्ड को पनिश करते हो. ठीक है. या किसी भी पर्सन को पनिश करते हो सो दैट दैट बिहेवियर इज नॉट अकरिंग अगेन. ठीक है. तो रीइंफोर्समेंट
will be matched with second option, a consequence that increases the probability of the behavior that will occur. Then we have punishment, जो probability decrease कर देगी उस behavior के repetition को. Clear है ये question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let's move to next. Arrange the sequence in 6 stages given by Galinsky. अब ये भी बहुत बार आया पेपर में कि आपके पास किसी थ्योरिस्ट का नाम दे दिया और उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी बताओ. तो उसमें आप नाम से कंफ्यूज मत हुआ करो. ठीक है, नाम कुछ भी हो, लेकिन आप जो स्टेप्स अरेंज करोगे दैट विल बी अगेन रिलेटेड टू द लॉजिक ओनली, है ना. जो चीज पहले आनी है वो पहले ही आएगी. तो अगर ये थ्योरी किसी और ने भी दी होती, गैलेंस्की का नाम नहीं भी लिखा होता, तब भी आप इन स्टेजेस को अरेंज कर सकते थे. दे गिव यू द नेम ऑफ थ्योरिस्ट और द ऑथर, ताकि आप एकदम कंफ्यूज हो जाओ कि गैलेंस्की के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है. तो अगर आप नाम भी इग्नोर कर देते हो यहाँ से, आप फिर भी ये 6 स्टेजेस को अरेंज कर सकते थे. ठीक है, करके देखो अरेंज. मैम एक डिपार्चर का था कि जब बिल्कुल लास्ट डेथ आई थिंक होता है ये, तो ये लास्ट आना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. इसको आप लास्ट में प्लेस करना चाहते हो, इसको हम 6 में कर देते हैं. ऐसा वैसे हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना, यहाँ से भी आंसर निकल सकता है आपका. मैम बट अगर इसको Yeah. स्टार्टिंग से देखा जाए तो थोड़ा आगे पीछे लगता है. जैसे मेरे हिसाब से नर्चरिंग स्टेज पहले होनी चाहिए थी. पर ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास. ऐसा ऑप्शन नहीं है मैम. इसमें पहली मतलब पहले ही इमेज मेकिंग स्टेज बता रखी है. करेक्ट. तो सबसे और पहले इमेज इनफैक्ट मैम मेकिंग. उसमें जो ये वाली स्टेज भी है, इंटरडिपेंडेंट एंड अथॉरिटी, ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी. अगर हम स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट विद इमेज मेकिंग एंड देन नर्चरिंग. उसके बाद अथॉरिटी स्टेज आती है. ठीक है, एंड उसके बाद इंटरप्रिटेटिव. ओके, देन इंटरडिपेंडेंस. वैसे तो डिपार्चर से भी निकल रहा था आंसर. अथॉरिटी लेकिन पहले ही आती है, क्योंकि हम लोग, इफ यू रिमेम्बर, इफ आई कैन रिलेट दिस विद एरिक एरिक्सन की थ्योरी, हम लोग अथॉरिटेटिव बोलते हैं कि चाइल्ड ट्राइज टू टेक द अथॉरिटी ऑन इट्स ओन. बस मैम वो राइट, तो सेकंड ये, स्टेज में आता है ना, जब उसको पॉटी हाँ, ट्रेनिंग करते हैं. करेक्ट. एंड दैट चाइल्ड वांट्स कि सब काम मैं खुद से करूं. ठीक है, तो उससे भी अगर हम रिलेट करते हैं तो भी अथॉरिटी स्टेज पहले आएगी. मैम लेकिन इंटरडिपेंडेंस अब बाद में अगर हम आती है. उससे रिलेट करेंगे, अगर हम एरिक्सन से रिलेट करते हैं, तो मैम नर्चरिंग स्टेज भी आती है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसमें मैम नर्चर की तो बात हुई है कि पर हमारे पास जो ऐसा केयर ऑप्शन टेकर है वो नहीं है ना. बच्चे को. यू हैव टू गेट इनटू द ऑप्शंस आल्सो ना, कि आपके पास ऑप्शंस में क्या दिया यस मैम. है ना. नर्चरिंग हम लोग पहले प्लेस तो कर दें, लेकिन बाकी भी तो सारे सेट आने चाहिए, यस मैम. है ना. सो यू हैव टू सी द ऑप्शंस एंड देन डिसाइड. ठीक है. सो वैसे गैलेंस्की की थ्योरी अपने आप में भी है, बट अगर आपके पास कभी भी इन अ सिमिलर क्वेश्चन इफ यू फाइंड अ न्यू थ्योरी, आपके पास थ्योरिस्ट का नाम दिया है पर आपने वो थ्योरी नहीं भी पढ़ी, तो भी आप स्टेजेस को अरेंज कर सकते हो. राइट, सो यहाँ पे आप ये लॉजिक यूज कर सकते थे कि डिपार्चर स्टेज सबसे एंड में आएगा, व्हेन एवरीथिंग हैज डिपार्टेड. राइट, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. बताओ, क्लियर है? यस मैम. यस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज अ न्यू क्वेश्चन जिसमें मुंसेल के कलर स्कीम्स पूछे थे. तो इसमें उसने प्रिंसिपल ह्यूज पूछे हैं. ठीक है, तो हमारे पास जनरली द कलर स्कीम दैट वी स्टडी, उसमें हम लोग प्रिंसिपल ह्यूज किसको लेते हैं, बताओ. कौन से हमारे प्रिंसिपल ह्यूज होते हैं अगर हम लोग नॉर्मल कलर व्हील पढ़ते हैं तो? रेड येलो ब्लू. रेड, येलो, ब्लू. ठीक है, अब मुंसेल का कलर स्कीम पूछा है, सो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसमें उसने ग्रीन एंड पर्पल को भी प्रिंसिपल ह्यूज में इंक्लूड किया था. ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन याद रखना. एक बार हम लोग मुंसिल का कलर स्कीम भी डिस्कस करेंगे क्लास में, व्हेन वील डू द कलर स्कीम्स, कलर व्हील और कलर थ्योरी एक बार हम लोग करेंगे, सो उसमें मुंसिल को भी हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक्सटाइल प्रोसेसिंग को उसके एंजाइम से मैच करना था.
तो यहाँ पे मुझे लगता है काफी लोग अटक गए होंगे. What answers did you mark? मैम ये याद ही नहीं है क्या मार्क किया है. अच्छा, ओके. हम लोग साइजिंग डी साइजिंग के लिए, साइजिंग करने के लिए बेसिकली क्या चीज यूज करते हैं? केमिकल एजेंट ही होता है मैम What is उसमें. that agent? What is that agent? स्टिफनिंग एजेंट. नहीं नहीं हम्म. नहीं सॉरी. हाँ हाँ, स्टिफनिंग एजेंट कौन सा होता है वो? इट इज आइदर सेलुलोज और जेलेटिन और स्टार्च. यही यूज करते हैं ना हम लोग साइज करने के लिए. आई थिंक सेलुलोज ही होता है. सेलुलोज. ये तीनों होते हैं, जेलेटिन भी होता है, स्टार्च भी होता है, सेलुलोज भी होता है. ठीक ठीक है. है. फॉर दोज हु डोंट नो, साइजिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आपके कॉटन का कोई कपड़ा होता है या कॉटन का दुपट्टा होता है, इट इज वेरी स्टिफेंड. पहले वो थोड़ा सा कड़क होता है, जब आप उसको फर्स्ट वॉश या सेकेंड वॉश देते हो तब जाके वो थोड़ा सा फ्लोई होता है. ठीक है. तो हम लोग ऐसे फैब्रिक्स के ऊपर एक साइजिंग एजेंट लगाते हैं. वो फैब्रिक्स जो बहुत जल्दी मॉइस्चर को ट्रैप कर लेते हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन बहुत जल्दी मॉइस्चर को गेन कर लेता है. तो उससे बचाने के लिए हम लोग एक साइजिंग एजेंट लगा देते हैं. ठीक है. साइजिंग एजेंट कैन बी सेलुलोज, स्टार्च, जिलेटिन और ऐसे कुछ और एजेंट्स भी होते हैं. इनको हम लगा देते हैं एंड देन वी डी साइज देम बाय वॉशिंग देम इन डिटर्जेंट पाउडर. ठीक है. मशीन वॉश देते हैं या हैंड वॉश करते हैं उसका, एंड देन दैट साइजिंग एजेंट इज रिमूव्ड. ठीक है. तो डी साइजिंग करने के लिए, अगर साइजिंग के लिए हम लोग सेलुलोज यूज कर रहे हैं तो डी साइजिंग के लिए क्या यूज करेंगे? सेलुलेज, एंजाइम सेलुलेज यूज करेंगे ना उसके लिए, सो दैट यस इट मैम. कट्स ऑफ द सेलुलोज. ठीक है. तो इसी लॉजिक से भी अगर आप कर लेते तब भी आपको आंसर मिल जाता. ठीक है. स्काउरिंग. स्काउरिंग होता है अमाइलेज बेस्ड एंजाइम के साथ. ब्लीचिंग हम लोग करते हैं प्रोटीएज, लाइपेज या पेक्टिनेज के साथ. फिनिशिंग जो होती है वो कैटलेज बेस्ड होती है. ठीक है. बट इसको सब कुछ आना जरूरी नहीं होता पेपर में, है ना. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत इन डिटेल इन डेप्थ पूछी जाती है, तो सब कुछ आना जरूरी नहीं होता. थोड़ा सा आप एक आध पॉइंट पे अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा पाओ तो उससे भी आंसर निकल जाता है. सो हाउ डिड आई डू इट? आई यूज दिस लॉजिक ओनली कि साइजिंग के लिए अगर सेलुलोज यूज हो रहा है तो उसको कट करने के लिए, डी साइजिंग करने के लिए हम लोग सेलुलेज यूज करेंगे. ठीक है. चले आगे. यस Yes. मैम. नेक्स्ट, अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेजेस इन फील्ड ऑब्जर्वेशन. बताओ. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. इसमें मैंने मैम एक ही चीज नोटिस कर ली थी कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो लास्ट में होती है. करेक्ट. यस मैम सही एब्सोल्युटली में. करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे वो लास्ट में करेंगे, तो वो आपका ऑप्शन अपने आप एंड में चला जाता है. ठीक है. तो ऐसा और कोई ऑप्शन में नहीं था, इट वॉज दिस ओनली. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले आप सर्च साइट चूज करोगे कि आपने ऑब्जर्वेशन करना कहाँ है. ठीक है. क्या सेटिंग है उस फील्ड की और आप क्या रोल प्ले करोगे. आप एक्टिव ऑब्जर्वर हो या आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन के ऑब्जर्व करोगे या साइड पे बैठ के ऑब्जर्व करोगे. यू आर टेकिंग द रोल. आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट टेकिंग डाउन द नोट्स. फिर उनको एनालाइज करोगे कि किसी ने ऐसा बिहेव किया तो क्यों किया. ठीक है. कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है तो क्यों हो रही है. यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग एंड फाइनली यू विल रिपोर्ट डाउन एवरीथिंग. सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू एलपॉट पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये सारे आपको 5 ट्रेट्स दिए हैं. यू हैव टू फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो एक बार हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे जब हम लोग, वैसे पर्सनालिटी. मैम ये वाला क्वेश्चन मैम मेरे सेट में नहीं था. ऐसा नहीं हो सकता. होगा. एक बार चेक करो. मैम मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ एक बार. हाँ. ऑल द सेट्स आर एब्सोल्युटली सेम, जस्ट द क्वेश्चंस आर शफल्ड. ठीक है. तो ये पर्सनालिटी ट्रेट, वैसे पर्सनालिटी इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है. बट हम लोग फिर भी इसको एक बार एल्पॉट की थ्योरी को, पर्सनालिटी ट्रेट्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे. ठीक है.
तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, बी, सी एंड ई। ठीक है, जिसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, दे डू नॉट वेरी विद द सिचुएशन एंड दे कैन डिटरमाइन और कॉज द बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। The unbroken series of steps between landings is called. Now this is a question related to stairs. ठीक है, ये पार्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल। इसमें हमने इसके स्टेयर्स के टाइप्स करने हैं एंड स्टेयर्स के पार्ट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर द अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स बिटवीन द लैंडिंग्स इज कॉल्ड फ्लाइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोर्टिव डिवाइसेस और उनकी डिटेल्स को आपने डिस्कस करना है। ये सपोर्टिव डिवाइसेस किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू दी अपैरल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसमें आप ट्राई करो, एक या दो चीज जो आपको पता है उससे मैच करो। ऑल्दो दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी न्यू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे थे कि एकदम न्यू टर्मिनोलॉजी, जैसे अवांगार्डे, ये टर्म याद है? अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान से देखे थे, अवांगार्डे एक ऐसा टर्म था, पीटर पॉटर, है ना, ऐसे टर्म्स थे विच वर Yes, वेरी ma'am. न्यू, राइट, विच वर वेरी Yes, न्यू, ma'am. और वो 2-3 साल तक चलते ही रहे थे टर्म। ऐसे ही फिर इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है विच इज रिलेटेड टू सपोर्टिंग डिवाइसेस इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज दी है। तो इसमें hoops which we knew are the large rings sewn at the lowest part of the skirt. hoops वैसे भी they are all circular, है ना, ऐसे इन्हीं चीजों को आप hoop बोलते हो ना, ऐसे। मैम ये बुक्स का थोड़ा सा जब आइडिया लग गया था ना, तो ये एक हम्म, ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन में सेकंड ही तीन दे रखा था ऑप्शंस में जिसका, ही थे। करेक्ट तो फिर करेक्ट, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी इसके साथ। हाँ, राइट। फिर what I did was I matched this also, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा आइडिया था that a cotton twill used in pocketing is silesia, तो इससे भी मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा, बट ये भी दो ऑप्शंस में था। ठीक है, सो दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा। ओके, सो द अदर टर्म्स आई आल्सो हैड टू सर्च। सो क्रोनोलाइन कहीं पे नहीं दिया था, बोनिंग कहीं पे रेफर्ड नहीं था। ठीक है, हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें भी कहीं रेफर्ड नहीं था। सो दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट नाउ यू कैन रिमेंबर द टर्मिनोलॉजीज फॉर योर फ्यूचर पेपर। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Then we are moving to the next question. Arrange the steps of conducting a management training program in sequence. करो जरा अरेंज। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने कंडक्ट करना है तो उसके लिए सिमिलर सीक्वेंस ही फॉलो होता है ना। ऐसे प्रोग्राम ट्रेनिंग से रिलेटेड हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने अरेंजमेंट किया था। ठीक है, करो मैम जरा सबसे अरेंज। पहले नीड देखेंगे मैम, इस प्रोग्राम की क्यों है, क्या नीड है। करेक्ट, वेरी गुड। देन मैम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। बिल्कुल, पहले सिचुएशन एनालिसिस की, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाए, फिर क्या किया? मैम डिजाइन करेंगे, उसका रिसर्च डिजाइनिंग होती है जो। करेक्ट, देन इम्प्लीमेंटेशन और एंड मैम फिर फाइनली लास्ट में इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन। सो हमने देखा ही था इवैल्यूएशन सबसे एंड में ही आता है इन एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। ओके, when the monomers join end to end and liberate by a product, it is पॉलीमराइजेशन मैम। पॉलीमराइजेशन तो एक जनरल रिस्पॉन्स हो गया ना। पॉलीमराइजेशन तो होगा ही अगर मोनोमर्स जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, पर वो कह रहा है कि वो एक बाय प्रोडक्ट छोड़ भी भी रहा रिलीज है कर रहे हैं। मैम, वो मैंने हिंदी में नहीं पढ़ा है सिर्फ पॉलीमराइजेशन। एडिशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन इज
कि सिंपली मोनोमर्स जुड़ रहे हैं, उसने आगे कोई कंडीशन नहीं दी। अगर वो कहता कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता, इट इज कंडेंसेशन। इट इज सेइंग इट इज लिबरेटिंग अ बाय प्रोडक्ट, इट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉलीमर्स के कितने ज्वाइन हुए हैं, कितने मोनोमर्स ज्वाइन हुए हैं टू मोनोमर्स मेक ज्वाइन हुए वन हैं। पॉलीमर। ठीक है, so here the correct answer is addition polymerization. Next question. Arrange the following steps of food product development in ascending order. सबसे पहले किसको उठाओगे? मैम मैंने तो मार्केट रिसर्च उठाया था सबसे पहले। बिल्कुल ठीक है। कुछ भी काम करने से पहले सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, राइट? तो मार्केट रिसर्च इज द I have फर्स्ट। a doubt. Excuse me, ma'am. In the हाँ जी, previous हाँ जी। question, I have a doubt. Like, are you sure वो addition polymerization होगा and condensation polymerization नहीं? डिफरेंस पूछ रहे हो दोनों का? नहीं मतलब मेरे अकॉर्डिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होना चाहिए ना, क्योंकि कुछ लिबरेट हो रहा है, जैसे कि वाटर वाला भी होता है, वाटर निकल जाता है, वो भी तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। When the monomers join end to end and liberate अब by a product, a byproduct है यहाँ पे भी हाँ बाय प्रोडक्ट होता प्रॉब्लम। है आई गेस। हम्म। मैम इसमें अगर हम कंडेंसेशन होगा क्योंकि मैम एडिशन में तो वो जुड़ रहे हैं, कंडेंसेशन में बाय प्रोडक्ट निकल रहा है ना उनका। हाँ, you're right, this should be condensation only. एडिशन में तो सिंपली ऐड हो गए by not releasing any byproduct, you're right. ठीक है, this will be condensation. All right, let's move to next question. बताओ, arrange the following steps of food product development. मैम इसमें पहले मार्केट रिसर्च है और फिर आइडिया जनरेशन आता है, हम्म। और मैम लास्ट में कमर्शियलाइजेशन आएगा, तो उससे मैम बड़े इजीली निकल गया था। करेक्ट। तो सबसे पहले हमने मार्केट रिसर्च की, यानी सिचुएशन एनालिसिस की कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है। देन वी जनरेटेड एन आइडिया, हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया उसका, ठीक है। उसका असेसमेंट किया कि क्वालिटी कैसी है उसकी और कंज्यूमर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। दिस वाज डन ऑन अ स्मॉल स्केल एंड फाइनली दिस वाज डन ऑन अ लार्ज स्केल बाय कमर्शियलाइजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। मैम इसमें प्रोटोटाइप मतलब सैंपल है ना? Prototype is a small scale sample. ठीक है। ठीक है। तो मैम मेन जो नहीं। प्रोडक्ट बनता है उसका छोटा एक वो बनाते हैं, जो जैसे मैम शार्क टैंक में वो दिखाते हैं ना कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके उन्होंने एक मतलब ABC 3 प्रोटोटाइप्स बनाए थे, वो उस तरीके का ही करेक्ट, होता है ना। करेक्ट। जिसमें आप थोड़े बहुत वेरिएशंस करके यू सी कि विच ऑफ देम इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, और वो प्रोटोटाइप बनाने के बाद ही हम जब उसका असेसमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोटोटाइप सक्सेसफुल होने का चांस है और उसी का कॉमर्शियलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Stage of cognitive development when the child is capable of reversal of thought process, able to conserve, still independent on how things look for decision making, becomes less egocentric and understands number is which stage? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। करेक्ट, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कॉन्जर्वेशन से। तो कॉन्जर्वेशन कब आती है बच्चों में? इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, रिवर्सल, कॉन्जर्वेशन, ये सारा कुछ किस में है? कंक्रीट ऑपरेशनल में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थिंकर्स एंड उनकी मोटिवेशन थ्योरीज को मैच करना था। तो इसमें से दो तीन ऐसे नाम थे जो हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किए थे, बताओ। मैम ये सारे ही किए थे हमने। मैम किए थे, हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी वेरी गुड। और बीरूम की, मैम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। वेरी गुड। मैक्लेलैंड, एक्स वाई। नहीं नहीं, इसका नहीं एक्वायर्ड नीड मैम थ्योरी। नीड थ्योरी थी इसकी, हाँ, और मैकग्रोनर की थी। मैग्रेग, ठीक है, मैग्रेगर की थी एक्स वाई थ्योरी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। इस क्वेश्चन को ठीक है, देख के बहुत खुशी हुई थी।
हाँ क्योंकि ये थ्योरीज हमने डिटेल में नहीं करनी थी, दीज वर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सिर्फ नाम याद बट किए थे हमने तो। नाम याद करने थे हमें। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में भी इनके नाम कई बार थोड़े बहुत डिस्कस हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट? मैम इसमें तो मैंने सिर्फ ए और सी को एलिमिनेट कर दिया, बाकी सब हो गया था। बिल्कुल ठीक है, अगर आप अप्रेजल की बात कर रहे हो तो अप्रेजल हम किसका करते हैं? एम्प्लॉयज का, तो इसका जो वहां काम करते हैं। अप्रेजल का क्या मतलब होता है? असेसमेंट करना। ठीक है, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट किसका होगा? एम्प्लॉयज का। सो दे हैव नथिंग टू डू विद परचेज ऑफ द इक्विपमेंट और टू फाइनलाइज द मेन्यू। जॉब कॉम्पिटेंस देखेंगे हम उनकी, ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग करवाएंगे, हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय का कैसा प्रोग्रेस है, बट दे हैव नथिंग टू डू विद द मेन्यू और द इक्विपमेंट। ठीक है, तो एलिमिनेशन यूज करके साफ साफ आपके पास आंसर आ रहा था, विच इज ऑप्शन नंबर 2, बी, डी एंड ई। कैन वी मूव फर्दर? यस मैम। Yes. Okay. Next, which of the following is an example of audio visual teaching aid? और इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता था। टीवी। टीवी। ठीक है, ऑडियो भी है उसमें, विजुअल भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है। ठीक है, चार्ट कैसा है? ऑडियो है या विजुअल है? ऑडियो विजुअल है? विजुअल। विजुअल। रेडियो? ऑडियो। ऑडियो। न्यूज़पेपर? विजुअल। 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 ठीक है, so which is an AV8? It is television here. Next question, which of the following changes occur in protein due to denaturation? Denaturation क्या होता है? हम उसको तोड़ते हैं जब प्रोटीन को। करेक्ट, जब प्रोटीन खराब हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन। तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे? मैम प्रोटीन कम हो जाएगा, ए को छोड़ के मैम सारे ही थे शायद। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, राइट? सॉल्युबिलिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाएंगे, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उनका बिकॉज ऑफ द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। विस्कोसिटी एंड ऑप्टिकल रोटेशनल रोटेशन इंक्रीजेस। ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीज होना मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो प्रोडक्ट गाढ़ा हो जाता है, हैवी हो जाता है इन डेंसिटी। ठीक है, एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो आर डेफिनेटली चेंज्ड। ठीक है, मैम हमारे वो तो अगर हार्मोन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो विस्कोसिटी डेफिनेटली इंक्रीज वैसे भी होती है। इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का कारण ही यही होता है कि विस्कोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ए को एलिमिनेट कर दो, उसके अलावा ऑल ऑफ योर ऑप्शंस आर करेक्ट, बी, सी, डी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन? मैम इसमें ऑप्शन बी। इंफॉर्मेशन फंक्शन होता है और वो एक ही उसमें था सेकंड पार्ट में ही। परफेक्ट, परफेक्ट। इंफॉर्मेशन फंक्शन तो होगा ही, क्योंकि कम्युनिकेट आप इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हो, परसुएड करने के लिए करते हो, एंड इंटीग्रेट करने के लिए करते हो फॉर द थॉट्स ऑफ ऑल। बट कंसेंट्रेशन एंड एग्जिस्टेंशियल इज नॉट द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? हाँ मुझे इसमें बी नहीं लग रहा था, बाकी सब लग रहे थे। बी नहीं लग रहा था। ओके, इट इज नॉट एसेंशियल टू नो ऑल यूनिट्स अवेलेबल इन पॉपुलेशन। सारे तो ऑप्शन नहीं हो सकते ना, एक ही आंसर बताना पड़ेगा। फर्स्ट में बी। फर्स्ट, ओके। अगर हमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी है तो इट इज अ फॉर्म ऑफ रैंडम सैम्पलिंग जो हम स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए अपने पॉपुलेशन के बारे में, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप नहीं जानते अपने पॉपुलेशन के बारे में तो आप रैंडम सैम्पलिंग वहां यूज नहीं कर पाओगे।
तो यू विल हैव टू शिफ्ट टू नॉन रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है. ऑल यूनिट्स मस्ट बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट स्ट्रैटा. तो अगर आप स्ट्रैटा में ही डिवाइड कर दोगे तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं रहेगी. कौन सी सैम्पलिंग बन जाएगी? स्ट्रेट स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. करेक्ट. चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेटर बाय सैंपल सिलेक्शन इज कंसीडर्ड. अगर आपने चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेटर कर दिया, इन्वेस्टिगेटर खुद चूज कर रहा है क्या सैंपल वो लेगा, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो होगी ही नहीं, है ना. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है. वेल ऑल द यूनिट्स अवेलेबल इन द पॉपुलेशन मस्ट बी नोन. ठीक है. यस मैम. मूविंग टू नेक्स्ट. The most powerful and pervasive defense mechanism as it works to push unacceptable id impulses out of awareness and back into the unconscious mind is. ये कौन से डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहा है? किसने दिया था ये? Who was the theorist? फ्रीवर्ड. फ्रीवर्ड. फ्रूड ने. ठीक है. अब बताओ ऐसा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें अनएक्सेप्टेबल इड इम्पल्सेस बाहर आते हैं आउट ऑफ अवेयरनेस? मैम मैंने तो तुक्का मारा था ऑप्शन बी का. ऑप्शन बी का तुक्का मारा था. अच्छा. रिप्रेशन. क्या होता है रिग्रेशन, रिप्रेशन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट? डिफाइन करो. और यू कैन गिव एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन. मैम डिनायल तो बिल्कुल ही मना कर देता है वो. हम्म. जैसे हमने यहाँ पे डिनायल में एग्जांपल लिया था स्मोकर्स का, है ना. हमने कहा था कि यस स्मोकर्स को मैम. पता होता है दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट दे स्टिल इग्नोर दैट फैक्ट. उस बात को डिनाई कर देते हैं एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू स्मोक. दैट इज डिनायल. ठीक है. फिर डिस्प्लेसमेंट याद है? क्या एग्जांपल लिया था डिस्प्लेसमेंट का हमने? मैम शायद उसकी जगह कुछ और, उस चीज को छोड़ने के लिए कुछ और यूज करना. हाँ. जैसे हम हमने डिस्प्लेसमेंट कहा वो था. अपनी बात किसी और पे डाल देते हैं. जैसे कि एग्जांपल दो. I think that you are मतलब saying is शायद ऐसा projection. एक एक That is यस projection. मैम शायद हाँ 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 है ना. हाँ हाँ. प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? प्रोजेक्शन में हम कहते हैं कि मान लो इफ आई एम हेटिंग द अदर पर्सन, ठीक है, पर मैं क्या बोलूंगी कि मैं तो ठीक हूँ, वो ही मुझे पसंद नहीं करता. राइट. सो आई एम प्रोजेक्टिंग माई थॉट्स, माई अनएक्सेप्टेबल थॉट्स टू द अदर पर्सन. दैट इज प्रोजेक्शन. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मान लो मेरी वर्क प्लेस पे लड़ाई हुई किसी से, पर मैंने घर आके गुस्सा उतारा अपना. ठीक है. तो अपने नेगेटिव इमोशंस को मैंने कहीं और से पिक किया था, लेकिन उसको डिस्प्लेस किया कहीं और जाके. ओके. सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट. रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन इज जब पर्सन किसी स्ट्रेस से गुजर रहा होता है एंड ही गेट्स अ पॉजिटिव फीलिंग समवेयर. ठीक है. हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था एक चाइल्ड का कि उस बच्चे को जैसे ही पेट में दर्द होता है तो मदर सेज कोई बात नहीं स्कूल मत जाओ. तो वो बार बार यही रिग्रेशन शो करता है ना. वो कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है. ठीक है. दैट इज रिग्रेशन. एंड नाउ व्हाट इज रिप्रेशन? दिस इज द आंसर. एंड इसमें क्या होता है? जो भी आपके अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस होते हैं दे कम आउट, राइट, एंड दे गेट बैक इनटू योर अनकॉन्शियस माइंड ऑल्सो. जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे एडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का. ठीक है. ये फीलिंग्स रिप्रेस हो जाती है, राइट. सबके पास ये फीलिंग होती है दैट अ गर्ल मे किल हर मदर एंड मैरी हर फादर. पर ये हर कोई बंदा करता तो नहीं है ना. क्यों नहीं करता? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट इन दी बॉडी. दैट इज इलेक्ट्रा रिप्रेशन. कॉम्प्लेक्स. हाँ. इलेक्ट्रा एंड एडिपस कॉम्प्लेक्स ये दोनों सप्रेस हो जाते हैं ना. यस याद आया मैम. कुछ? आ यस गया मैम. याद? फ्रॉइड यस की मैम. थ्योरी का है ये. करेक्ट. दीज आर द डिफेंस अ, मैकेनिज्म्स ऑफ द फ्रूट थ्योरी. ठीक है. चले आगे. यस मैम.
Next question. Select the C's among the 7 C's of communication. कॉन्शियसनेस, करेक्टनेस और क्लैरिटी। मैम ई और सी आई मेरे हो गए थे बस। Correct. Character and comparison नहीं आता. Otherwise, we have consciousness, clarity, and correctness. ठीक है? A, B, and D is the correct answer. Moving to next question. Arrange the following stages of Ajrak printing in correct sequence. So this was a slightly new question जिसमें printing के stages को आपने arrange करना था. तो सबसे पहले before you start printing, you bleach the fabric. ठीक है? आप scouring करोगे, cleaning करोगे यानी उसकी, फिर उसको bleach करोगे. ये तो first step ही आना था. ठीक है? On the basis of this आप यहाँ पे ये 2 options eliminate कर सकते थे. ठीक है? अब इनको compare करो. इसमें E एंड में ही आ रहा है दोनों में. ओके, तो E को आप अपने आप ही 5th नंबर दे दो. बाकी अरेंज करके देखते हैं. आपने स्काउरिंग कर ली, ब्लीचिंग कर ली. क्या उसके बाद पहले आप गम, अरेबिक एंड लाइम मिक्सचर को लगाओगे या फिर आप आयरन, जैगरी, ग्राम फ्लोर को फर्मेंट करने के लिए रखोगे? ओके, अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है ये देखो, ध्यान से इसको रीड करो. इसमें लिखा आफ्टर मिक्सिंग टैमरिन पाउडर सीड, और यहाँ पे हमें दिया है कि टैमरिन सीड पाउडर को मिक्स करो. तो यानी बी पहले आएगा और ए बाद में. यस और नो? अगर हम इसके थ्रू जाते हैं, इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है. इनके ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले हम लाइम लगा तो देते हैं, देन दिस शुड कम फर्स्ट, देन you paste the scrapes of iron, jaggery and gram flour and finally stamping is done. इनके ऑप्शंस में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है. ठीक है, ये जो अरेंजमेंट मैंने नंबर्स में लिखा है इसको आप अपने पेपर में एज इट इज लिस्ट डाउन कर लो. सबसे पहले आप स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग करोगे. प्लीज जिसका माइक ऑन है आप म्यूट कर लो. स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग करोगे पहले. आफ्टर दैट गम, अरेबिक एंड लाइम आर मिक्स्ड. ठीक है, उसके बाद बी आना चाहिए जिसमें आप एलम, टैमरिन सीड पाउडर को मिक्स करोगे मॉडर्न पेस्ट बनाने के लिए. देन आफ्टर दैट आयरन, जैगरी एंड ग्राम फ्लोर को आप फर्मेंट करोगे, और ये जो आपने टैमरिन पाउडर बनाया था उसको आप बॉईल करके उसका पेस्ट प्रिपेयर करोगे, एंड फाइनली उसकी स्टैंपिंग की जाती है फॉर रेजिस्ट प्रिंटिंग. ठीक है, प्लीज राइट डाउन दीज स्टेप्स ऑन योर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इनके ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो हो सकता है दिस कुड हैव बीन मार्क्ड एज अ ग्रेस क्वेश्चन अगर हमारे पास एनटीए की आंसर की होती. क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस, ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. कौन से ईयर में आया था? इट केम इन द ईयर 2013. सो आई ट्राई टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट्स एंड मिशंस जो भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉन्च किए गए हैं. ठीक है, एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद देयर ईयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कंट्रोल ऑफ फूड कॉस्ट इन अ फूड सर्विस इन इंस्टीट्यूशन? ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी मेन्यू बहुत बार प्लानिंग। किया था. हाँ जी, यस मैम। मेन्यू प्लानिंग। मेन्यू प्लानिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट. हमने कहा था मेन्यू प्लानिंग इज द हार्ट ऑफ एनी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, तो फूड कॉस्टिंग की कंट्रोल वगैरह सबके लिए सबसे पहले मेन्यू प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. ओके, सिंपल क्वेश्चन.
आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस को उसके फीचर्स से मैच करना है। तो अगर आपको एक या दो भी आते तो भी आप इसको मैच कर सकते थे। मैच द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। करो मैच। मैम इसका जो फर्स्ट था ना एम्बिलिकल हम्म कॉर्ड वाला, वो लास्ट हम्म वाले ऑप्शन से मैच हो रहा कि कॉर्ड जो है वो कह रहे हैं स्क्वीज्ड कटिंग होती है ऑक्सीजन स्टोरेज जो भी है। ये करेक्ट। मैम प्रोला मतलब लैंग्वेज मैच हो रही थी। करेक्ट। प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है कि वो जो कॉर्ड है दैट इज अटैच टू द बेबी, दैट इज बीइंग वुंडेड ऑफ एंड स्क्वीज हो जाती है वो, ठीक है, और उसके स्क्वीज होने की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है टुवर्ड्स द चाइल्ड, ठीक है, दैट इज प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड। देन व्हाट इज प्रीक्लैम्सिया? मैम ये नहीं पता था, बट इससे नीचे जो सिफेलोफेलिक था ना, जैसे सिफेलोकॉर्डल हम्म हमने पढ़ा कि हेड टू टो होता है, हम्म हम्म। तो रिलेटेड टू हेड होना चाहिए था। तो ऑप्शन फर्स्ट में था द इन्फेंट्स हेड इज लार्जर देन द पेल्विस मेकिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इन सिफेलो वर्ड हेड से रिलेटेड होता है, पेल्विक वर्ड इज रिलेटेड टू द टेल पोर्शन, ठीक है। ऑल्दो हम लोग, हमारे पास ह्यूमंस के पास टेल नहीं होती, बट पहले टेल होता था, राइट। तो हम हेड टू टो या हेड टू टेल को हम सिफेलोपेडल या सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है कि हेड साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द पेल्विक रीजन, ओके, जिसकी वजह से हेड का डिलीवर होना मुश्किल हो जाता है थ्रू द बर्थ कैनाल, ओके। देन प्री इक्लाम्सिया क्या होता है? जब प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, विच इज causing the protein in her urine to be excluded, ठीक है, और swelling भी हो जाती है उनकी बॉडी में, that is pre-eclampsia. And then you have irregular position, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चे का हमें पोजीशन कैसा चाहिए होता है कि हेड पहले बाहर आए फ्रॉम द बर्थ कैनाल और पैर बाद में आए, ठीक है। पर अगर चाइल्ड ट्रांसवर्स पोजीशन में आ जाता है, कुछ ऐसे कि चाइल्ड, दिस इज दी वोम, तो चाइल्ड का हेड इधर है पैर इधर है, तो इस टाइम पे भी डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। या फिर बिल्कुल ही रिवर्स हो गया, पैर पहले आ गए बाहर, हेड अंदर रह गया, दिस इज ऑल्सो अ बर्थ कॉम्प्लिकेशन। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें डिलीवरी नेचुरल बर्थ से नहीं हो पाती, सी सेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलें आगे। यस मैम। Okay. Next, the ability to produce findings with conceptual or theoretical values is known as वैलिडिटी। validity. Absolutely correct. हमने कल भी पढ़ा था कि validity क्या होती है? That you measure कि जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, आर यू एबल टू मेजर एक्यूरेटली और नॉट, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? वी विल नीड सर्टेन इंडिकेटर, है ना। हमें देखना पड़ेगा कि जो इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हो वो वैलिड है या नहीं है, क्या वो आपको करेक्ट कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज वैलिडिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नो मैम। नो, क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, क्लियर। यस मैम। ओके, नेक्स्ट। सो दिस वाज अ वेरी न्यू क्वेश्चन और पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन दिया था। द बेस्ट अप्रोच फॉर द एयरपोर्ट वेटिंग एयर एरिया चेयर्स इज टू डिजाइन देम अकॉर्डिंग टू, कि अगर आपका एयरपोर्ट में जो वेटिंग एरिया होता है वहां पे जो चेयर्स बनती है वो किस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द 95th परसेंटाइल पॉपुलेशन, ठीक है, कि कितना एरिया वेटिंग एरिया के लिए दिया जाएगा, ठीक है। एंड हाउ द चेयर्स हैव टू बी डिफाइंड, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, बट इसको एज इट इज मेमोराइज कर लो क्योंकि दिस हैज नथिंग टू डू विद योर सिलेबस दूर दूर तक, और काफी इन डेप्थ जाके ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप अपने पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ द ब्लू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 95th percentile population. Next, which of the following is not a quality of a leader in development communication?
Good socio-economic background. करेक्ट, गुड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो एक लीडर के लिए हमें चाहिए कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, अडेप्ट कर सके, क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी हो, लेकिन उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करो। थ्योरिस्ट को उसके कम्युनिकेशन मॉडल से मैच करना है आपने। बताओ, एरिस्टोटल का मॉडल सबसे पहले तो। Speaker, speech, audience. वेरी गुड, आई होप ये क्वेश्चन किसी ने गलत नहीं किया होगा। नेक्स्ट, शैनन एंड वीवर। मैम इसने नॉइस दिया था ना, तो हम्म, आई थिंक सेकंड था इसका। ओके, मैम फर्स्ट था, बट इसका रिस्पॉन्स नहीं था। आई फर्स्ट था मैम। फर्स्ट था इसका। ठीक है, सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल रिसीवर एंड फाइनली द डेस्टिनेशन, दिस वाज द शैनन एंड वीवर मॉडल। ओके, उसके बाद वेस्ले एंड मेकिन, इसने हमें एनकोडर डिकोडर वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, एंड लेगन की एक थ्योरी थी, उसमें उसने हमें ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको अगर एरिस्टोटल एंड शैनन वीवर भी पता था, उससे भी आपका आंसर आ जाता। ओके, यस मैम। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो हम लोग ऐसा ही एक बेल शेप्ड ग्राफ बनाते हैं जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। द फेजेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अरेंज करके बताओ क्या आएगा फर्स्ट। मैम मुझे बस एक डेथ पता था, वो भी लास्ट में, सबके लास्ट में डेथ ही था। सबके ऑप्शन में था, राइट। सो इट स्टार्ट्स विद लैग फेज। ठीक है, धीरे धीरे वो मूव करेगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, फिर अचानक से उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज आने के बाद इट विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब थोड़े धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, देन कम्स दी एक्सेलरेटेड डेथ फेज, कि अचानक से उसकी डेथ रेट बढ़ जाएगा एंड फाइनली कम्स द डेथ फेज। तो लैग आया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन एकदम स्पीड अप होके फाइनली डेथ फेज आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, मैम ये कौन से सब्जेक्ट से आया है? फूड फूड से रिलेटेड है ये, फूड सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 R's ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन आर, ये तो आता होगा सबको। यस मैम। रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। रिसाइकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल। 8x कितने लीनियर के बराबर होता है? 9 मैम। 9 लीनियर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हम लोग सारे पार्ट्स को एक बार डिटेल में डिस्कस भी करेंगे व्हेन वी स्टडी रिसर्च methodologies and statistics। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक। तो इसमें हमारे पास आता है कंटिन्यूअस रेटिंग, दिस इज नॉट अ कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक। ठीक है, रैंक ऑर्डर में हम लोग फिर भी कंपेयर करते हैं कि जैसे 5 चीजें हैं मेरे पास, सो आई चूज दिस एज फर्स्ट, इसको मैं ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ, फिर इसको कम, फिर इसको, फिर ऐसे यू रैंक देम कंपैरेटिवली। ठीक है, पेयर्ड कंपैरिजन में भी नाम पता चल रहा है कि कंपैरिजन तो है, ओके, लेकिन कॉन्टिन्यूअस रेटिंग में आप कंपैरिजन नहीं कर पाते। सो आई गिव यू अ पिक्चर। ठीक है, उसमें आपको कॉन्टिन्यूअस रेटिंग, रैंक ऑर्डर, इन सब के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम एक बार ये भी इसमें सिंपल था। कांस्टेंट सम भी बता दो प्लीज लास्ट क्वेश्चन में। वो आपको मैं सारा चारों पार्ट एंड एडिशनली और भी हमारे क्या स्केलिंग टेक्निक्स होते हैं वो सारा मैं डिटेल में करवाऊंगी।
ओके मैम। इस पे आ जाओ। टाइप्स ऑफ चार्ट्स और उसके डिस्क्रिप्शन को मैच करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यस मैम। करो मैच। मैम पिक्टोरियल पिक्टोरियल चार्ट, मतलब पिक्चर। करेक्ट। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स, यहीं से आंसर आ जाता है वैसे तो। इससे ज्यादा सिंपल पेपर नहीं देखा होगा मैंने। देन कम्स फ्लो चार्ट। सीरीज बताते हो कि एक चीज पहले हुई, उसके बाद फिर कुछ आया, यस फिर उसके मैम। बाद नेक्स्ट स्टेप। So you're telling the series of events or process that is happening. Then we have organizational chart, which tells you the structure of an organization, है ना, जो आपको बताता है हिरार्की। तो हमने एक हिरार्की डिस्कस की थी। सबसे पहले आ गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल, देन योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। फिर आता है स्ट्रिपटीज चार्ट, जिसमें क्या होता है, आपकी पूरी स्टोरी इज डिपिक्टेड ऑन अ शीट, ठीक है, और उसके कुछ कुछ पार्ट्स हम कवर कर देते हैं ताकि हम धीरे धीरे रिवील करके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी को बताते चले जाएं। सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिपटीज चार्ट। तो इससे अगर आपको वैसे भी पिक्टोरियल से मैच करते तो उससे भी आपका आंसर आ जाता। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following indices यानी index और indicator is useful in assessment of wasting in children less than 5 years of age? Wasting क्या होता है? What is the difference मैम between stunting, wasting and underweight? स्टंटिंग तो मैम जिसकी हाइट नहीं होती है Height नहीं होती in अकॉर्डिंग comparison टू to what? एज। According अकॉर्डिंग to टू age. एज। Correct. आगे. और मैम वेस्टिंग शायद लेंथ से रिलेटेड है। ओके, लेंथ से हम क्या रिलेट करते हैं? मैम जैसे ये इसको स्टैंडर्ड ध्यान के रखना। हिसाब से कि हम्म ओके, इसको याद रखना। वी हैव 3 words रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें हमारा वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग मीन्स दैट देयर इज लो वेट फॉर हाइट, और अगर इन्फेंट है तो हाइट नहीं बोलते, हम लेंथ बोलते हैं उनके लिए। स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग इज लो हाइट फॉर एज, ठीक है, यानी उनके एज के मुकाबले उनकी हाइट कम रह जाती है। वेस्टिंग क्या है? उनके हाइट के हिसाब से उनका वेट कम है। और अंडरवेट किसको बोलते हैं? जिसका वेट कम है एज कंपेयर टू इट्स एज, ठीक है। तो ये जो वेट फॉर एज लिखा है, हेयर इट इज टॉकिंग अबाउट अंडरवेट। हाइट फॉर एज, ये स्टंटिंग की बात कर रहा है। वेस्ट हिप रेशियो हम नहीं बोलते, इट्स नॉट रिलेटेड टू वेस्टिंग। देन वेट फॉर हाइट और लेंथ, दिस इज वेस्टिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। क्लियर है सबको? यस मैम। Okay, moving to next question. In this type of reflex, loss of support or sudden loud sound causes the baby to arc her back, extend her arms outward, and then bring them in towards her body. कौन सा रिफ्लेक्स मोरो। है ये? मैम वेरी मोरो। गुड, मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the stages of the step family life career by paper Patricia in sequence. नाम भूल जाओ जिस भी थ्योरिस्ट का नाम दिया है, सिंपली अरेंज करो। सबसे पहले मैम क्या आएगा? पहले फैमिली में ऐड होना, न्यू एडल्ट। ओके, फिर उसके बारे में शायद अवेयरनेस आना। ओके, फिर चेंजेस और एडेप्टेशन होना। फिर चेंजेस एंड अडेप्टेशंस, ओके, मैम फिर फिर रिलेशंस बनाना, मतलब एस्टेब्लिशमेंट हम्म होना उनकी रिलेशनशिप्स की। हम्म हम्म फिर लास्ट
इसमें रेजोल्यूशन होना चाहिए, संकल्प लेने वाली चीज ना। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस थोड़े से कंफ्लिक्टिंग है, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे आंसर लिखा है कि पहले न्यू एडल्ट ऐड होगा, फिर उनकी अवेयरनेस आएगी। कहीं जगह पे इट इज द अदर वे आउट, दैट यू गेन द अवेयरनेस फर्स्ट एंड देन यू एसिमुलेट द न्यू एडल्ट, ठीक है। जिसमें वो कहता है कि बंदा ऐड हो गया इन द फैमिली, ओके, एंड आफ्टर दैट यू गेन द अवेयरनेस। बट कुछ में ऐसा होता है कि आपको अवेयरनेस पहले होती है और बाद में आप किसी पर्सन को अपने साथ अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। मैम वैसे बनता तो यही है कि पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, ऐसे कोई फैमिली में तो ऐड नहीं होगा। पर इसमें एडिशन नहीं लिखा है, इसमें एसिमिलेशन लिखा हम्म, है ना। ये एसिमिलेटिंग द मैम न्यू एडल्ट कौन से इज सब्जेक्ट से डिफरेंट था फ्रॉम मैम ये? एडिशन ऑफ द एडल्ट इन द फैमिली। हाँ जी। मैम ये सब्जेक्ट रिसोर्स से था? It can be from human development also, it can be from resource also, ठीक है। यस मैम। ओके, सो इसके दोनों के आंसर्स थोड़े से डाउटफुल है। इट कैन बी बी ऑल्सो, इट कैन बी ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज आर, ये भी न्यू क्वेश्चन है थोड़ा सा, मार्क कर लो इसको। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, सी एंड डी। Gestalt therapy, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एंड पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। इसमें ये दोनों थेरेपीज इंक्लूडेड नहीं है, बट वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। इस थेरेपी को हम ऐड कर लेंगे इसमें, ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को। Then let's come to this question. Which of the following programs and policies you have to arrange according to the year of launch in ascending order? करो arrange. WIFS फुल फॉर्म बताओ इसका। हम्म, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है। And this came in the year 2012. पोषण 2.0, पोषण 2.0 क्या है, किसका मैम ये नाम वो चेंज हुआ था? आंगनबाड़ी वाला वो था मैम, ये पीएम पोषण वाला। आंगनवाड़ी नहीं, मिड डे मील वाला। मिड डे मील वाला, सॉरी मैम, वो जो पीएम पोषण था। हाँ, so पोषण अभियान इज डिफरेंट एंड पीएम पोषण 2.0 इज सेम एज योर मिड डे मील, तो मिड डे मील का ही नाम चेंज हुआ था ये, ठीक है। सो दिस केम इन द ईयर February 2021, ओके। फिर है हमारे पास आईसीडीएस, आईसीडीएस का फुल फॉर्म? नहीं पता। इंटीग्रेटेड चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट। करेक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। देन वी हैव मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ये कौन से ईयर में आया था? I'll have to check this एक बार। This came in the year 2016, इसको लिख लो। Then we have PDS, which is Public Distribution System. This came in the year 1977, ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास, असेंडिंग में करना है ना, ICDS, then PDS, then WIFS, then PM पोषण स्कीम, एंड देन नहीं, डी आएगा पहले, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, एंड देन PM पोषण, CEADB. First option is correct here.
मैम मुझे ये पता था पोर्शन 2.0 2.0 अभी आया था, मतलब यही तो उसको सबसे आपने लेटेस्ट है, लेटेस्ट में कर दिया। सबसे लास्ट में कर दिया था मैंने। तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट। चलें आगे। यस मैम। नेक्स्ट, अरेंज द एप्लीकेशन ऑफ वैट डाइज टू सेलुलोसिक मटेरियल इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो आज से पहले कभी भी डाइज को अप्लाई करने वाला सीक्वेंस कभी नहीं पूछा गया है, बट चलो इस टाइम पूछा तो लेट्स ट्राई अरेंजिंग इट। तो सबसे पहले वी विल हैव एन एक्वस डिस्पर्जन, ठीक है, फिर उसकी वैटिंग होगी, आफ्टर वैटिंग absorption of the dye molecules, then reoxidation, and then soaping off the excess of vat dye. This will be the arrangement. मैम ये हमने वेटिंग पढ़ा था, रेटिंग वेटिंग। हाँ, हम लोग वैट डाइज यूज करते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे वैटिंग में, मैम ड्रम्स में डाल देते थे उनको। ड्रम्स में, वुडन ड्रम्स में डाल देते थे उसको। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिस्पर्जन चाहिए ना, जिसमें हम डालेंगे दैट लिक्विड, फिर हम यस उसका वैटिंग करेंगे, हम ड्रम्स में डाल देंगे। ड्रम्स में डाल दिया तो उसका अब्जॉर्प्शन होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, अब्जॉर्प्शन के बाद उसका रीऑक्सीडेशन होगा ताकि वो परमानेंटली स्टिक हो जाए, एंड फाइनली द एक्सेस ऑफ वैट डाई विल बी सोक्ड ऑफ। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल कोर्स ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन और फ्लो दैट फैशन एंड क्लोथिंग फॉलो इज। ट्रेंड। फैशन ट्रेंड, एब्सोल्युटली, जो अभी चल रहा है, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में फैशन मूव करेगा, कौन फॉलो कर रहा है, दैट इज ऑल फैशन ट्रेंड। नेक्स्ट इज, आज से थोड़ा कम कैंपेन encourages citizens to reduce, सॉल्ट शुगर एंड फैट कंजप्शन। correct, salt sugar and fat consumption। so ये भी एक ऐसा कैंपेन है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसमें अब एक्सेस ऑफ सॉल्ट शुगर एंड फैट के कंजम्पशन को हम रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ न्यू क्वेश्चन, विच वन इज गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द डिजाइनिंग टास्क। तो इसके फुल फॉर्म्स, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ वेरी न्यू क्वेश्चन दिस टाइम। इसका करेक्ट आंसर इज JFM। इसको फॉर नाउ यू कैन जस्ट मार्क इट ऑफ, but I'll give you detailed explanation of all of these terms. Next is the other term for interlining are। तो ये भी क्लोथिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताओ बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बैकिंग ए, बैटिंग एंड बास्टिंग। करेक्ट, बैकिंग, बैटिंग एंड बास्टिंग, these are the other terms for interlining। पॉलीफिल नहीं है, नीडल पंचेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, कलरलेस कंपाउंड्स which during processing and handling such as heating in an acid solution are converted into colored compounds। तो कलरलेस इन सब में से कौन सा था, which was colorless, कौन सा पिगमेंट है जो कलरलेस होता है। ल्यूकोएंथोसाइंस। ल्यूको मुझे नहीं पता। एंथोसियानिन, एंथोसियानिन, ठीक है, सो ल्यूको एंथोसियानिन, दीज आर कलरलेस कंपाउंड्स, और प्रोसेसिंग के दौरान ये कलर्ड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the bacteria that oxidize ethyl alcohol to acetic acid and further to carbon dioxide। कौन सा बैक्टीरिया है ये, नाम से पता चल रहा है, एसिटोबैक्टर। एसीटोबैक्टर। ठीक है, एसिटिक एसिड से रिलेटेड बात हो रही है, तो एसीटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to avoid various musculoskeletal problems in prolonged sitting, one can use the following options। तो सबसे पहले तो ई एलिमिनेट कर दो, है ना, लीव द वर्क, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो काम छोड़ देना इज नॉट द सोल्यूशन।
ठीक है, तो ये तो बड़ा ही नेगेटिव ऑप्शन है। ई को एलिमिनेट कर दो, इससे आपके ये दोनों ऑप्शन यहीं पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैम स्टैंडिंग वर्क स्टेशंस भी खत्म हो करेक्ट, जाना चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं है। करेक्ट। तो अगर आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग की वजह से, तो बट वेट, हाँ, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आप वर्किंग स्टेशन लेके आओगे स्टैंडिंग वाले, तो उसमें भी आपके मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आ सकते हैं दोबारा। ठीक है, क्योंकि फिर वहां पे आपकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो जाएगी। बट अगर आप रेगुलर इंटरवल पे वाटर पियोगे, राइट, तो उसका पर्पस क्या है रेगुलर इंटरवल से वाटर लेने का, दैट यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग, कंटिन्यूअस सीटिंग में से आपको ब्रेक मिल जाएगी। Then you can change your posture time and again, and you can take regular breaks and physical stretching also. ठीक है? So A, C and D is correct here. Moving to next question. A growth disorder observed between 2 and 15 years of age, characterized by substantially below average stature, weight, which is usually appropriate for height, immature skeletal age, GH secretion, which is growth hormone secretion, and is caused by severe emotional deprivation also. This is known as, साइकोसोशल डिवार्फिज्म। बिल्कुल ठीक है। तो उसका साइकोसोशल हमने क्यों रिलेट किया? क्योंकि उसके साथ इमोशनल डेप्रिवेशन इमोशनल भी हो रहा था डिप्रेशन। उसका। ठीक है, ऑल्दो इट विल बी dwarfism ओनली, क्योंकि उसकी हाइट उतनी नहीं आई एज कम्पेयर टू हिज एज, जीएच सिक्रीशन भी नहीं हुआ, स्केलेटल एज भी इमेच्योर है उसकी। ठीक है, तो है तो ये सब dwarfism से ही रिलेटेड, बट इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इमोशनल डेप्रिविएशन इन द चाइल्ड। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो, ओके। अदर्स, एनी डाउट टिल हियर? नहीं ठीक है सर। No? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहा है कि जो आपके एफएसएस से आए के फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या मार्क लगा होता है? व्हाट इज दैट मार्क? बस सर। प्लस एफ। ठीक है, सो इसमें अपोस्ट्रोफी उसने एकदम काफी जोड़ के बनाई है, दिस इज द साइन दैट इज देयर, प्लस एफ। Next question. In order to support a building of 2 story, which should be what should be the thickness of stone wall? So बहुत ही again in depth जाके question उसने पूछा है। इतना हम डिटेल में नहीं जाते यूजुअली, क्योंकि वो हमसे हाइट्स पूछ ले कि स्लैब की हाइट कितनी होनी चाहिए, चेयर की, टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए, दैट इज स्टिल ओके। ठीक है, बट यहाँ पे इसने थोड़ा सा इन डेप्थ जाके क्वेश्चन पूछा है। तो इट इज आस्किंग कि 2 स्टोरी बिल्डिंग है तो वॉल की थिकनेस हम कितनी रखेंगे? यूजुअली हम थिकनेस रखते हैं 18 टू 24 इंचेस के बीच में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 18 एंड 24 दोनों ऑप्शन थे, सो वील टिक द स्टार्टिंग रेंज ऑफ इट। ठीक है, 18 इंचेस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Stain of nail polish can be removed by एसीटोन। acetone. करेक्ट। हमारे नेल पेंट रिमूवर में क्या ही होता है? एसीटोन ही तो होता है एसीटोन वो। होते हैं, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। कलर कैटेगरी एंड कलर्स को मैच करना है। हिमानी, आई थिंक आप जो 2 टी से उस दिन कलर स्कीम्स पूछ रहे थे, सो इट मस्ट बी ट्रायड एंड टर्शरी यस प्रोबेबली, मैम। है ना? तो इसमें हमने यस मैम। टर्शरी एंड क्वार्टिनरी तक डिस्कस किया था, रिमेम्बर? यस मैम। राइट, और ट्रायड कलर्स हमने एक बार डिस्कस किए थे फॉर अ क्वेश्चन, हम लोग जब एक बार सॉल्व कर रहे थे, राइट? तो इसमें एनालॉगस तो हमने क्लास में ही किया था, राइट? तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनालॉगस। तो एनालॉगस में क्या होता है? सेम सिमिलर कलर्स होते हैं, रेड ऑरेंज सेम ही फैमिली वाले हो गए, येलो ऑरेंज सेम फैमिली से हो गए, येलो ग्रीन, यस मैम। है ना? फिर आता है हमारे पास, लेट्स से स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री देख लेते हैं, येलो, रेड पर्पल एंड ब्लू पर्पल। ठीक है, ये अगर हमारे पास कलर व्हील होगा तो उससे थोड़ा बेटर आइडिया आपको लग जाएगा।
इफ यू वांट टू ओपन अ कलर व्हील तो एक बार खोल लो, या इफ यू वांट मी टू सेंड तो एक बार मैं सेंड कर देती हूँ आपको कलर व्हील। See the color wheel I've sent in the group. इसमें warm red पे फोकस मत करना, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द कलर्स। ओके, तो अब जैसे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है, तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनेगा? रेड पर्पल, जो कलर व्हील में रेड वायलेट दिया है, ठीक है, रेड वायलेट को मिलाओ एट द सेंटर, देन यू हैव ब्लू पर्पल विच इज ब्लू वायलेट जो आपके कलर व्हील में दिया है, एंड उसके साथ येलो जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट दिया है, ठीक है। तो ये तीन कलर्स को मिला के, ये तीन कलर्स को मिला के आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। अगर हम नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो दे आर बिल्कुल ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। एनालोगस कलर स्कीम को देख लेते हैं। एनालोगस आर जो एकदम एडजेसेंट एक दूसरे के पड़े होते हैं, तो वी हैव रेड ऑरेंज, येलो ऑरेंज एंड येलो ग्रीन, ठीक है। ये तीन कलर्स दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। देन यू हैव टर्शरी कलर्स, तो टर्शरी कलर्स कौन से हो जाते हैं? ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल, ठीक है। देन यू हैव ट्रायड कलर्स, येलो ऑरेंज, अपने व्हील में देखते जाओ, येलो ऑरेंज, येलो एंड येलो ग्रीन। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड वेट करो। इट शुड बी तो दिस। एनालॉगस, हाँ वो फोर्थ होना चाहिए ना ऑप्शन। हाँ, ये दीज आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। फिर हमारे पास टर्शरी में तो यही आ जाते हैं, दीज आर टर्शरी वन। ओके, लेट्स डू इट अगेन। जो एडजेसेंट बैठे हैं वो ये है। फिर हमारे पास टर्शरी कलर्स हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिला के बनते हैं, ठीक है। ट्रायड कलर्स है जो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ऑरेंज ग्रीन पर्पल, ऑरेंज ग्रीन पर्पल, ठीक है। वो जो एक ट्रायंगल बना रहे हैं दे शुड बी ट्रायड। एंड देन वी हैव स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो दिस इज स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ये बन रहा है, ठीक है। एक बार चेक करो अपने कलर व्हील से। क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है सबको? यस। यस, ओके, Yes, ma'am. परफेक्ट। नेक्स्ट, 1954 में कौन सा एक्ट आया था? Food प्रिवेंशन ऑफ, Alteration, Adulteration Act करेक्ट, था ये। करेक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट वी हैव फूड एडिटिव्स को उसकी प्रॉपर्टी से मैच करो। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक भी आता था तो भी उससे भी हो जाता। बेकिंग पाउडर क्यों ऐड करते हैं केक में? Leavening agent, लीवनिंग एजेंट। लेसिथिन कहाँ से मिलता है प्रोटीन हमें? um, कौन सा and फूड देता है? एग से। और एग क्या काम also करता है? emulsify, इमल्सिफायर का। एक एग्जाम्पल जहाँ पे एग इमल्सिफायर का काम कर रहा है? mayonnaise, वेरी गुड, मेयोनीज, ठीक है। देन वी हैव नियोटेम। नियोटेम इज अ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर। एंड देन यू हैव क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो क्लोरीन हमें पता है ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेच यार्न्स के बारे में पूछ रहा है।
तो इसमें जो भी आपके नॉवेल्टी यार्न्स है उनको एलिमिनेट कर दो, बचे हुए सारे आपके स्ट्रेच यार्न्स हो गए। तो नॉवेल्टी यार्न्स अगर आपने पढ़े हैं, दे आर दी डेकोरेटिव यार्न्स जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं, जैसे स्लब है तो स्लब इज अ नॉवेल्टी यार्न, ग्रैंडेल है, इट इज अगेन अ नॉवेल्टी यार्न। ठीक है, नॉवेल्टी। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। इलास्टोमेरिक is a stretch yarn, biconstituent and bicomponent. These three are types of your stretch yarn. ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने कम्युनिकेशन में किया था एंड वी हैव आल्सो डन दिस इन रिसोर्स रिसोर्स। आल्सो, है ना, यस मैम। जिसमें हमने इंटरफेस, एनर्जी, एंट्रोपी इन टर्म्स को डिटेल में पढ़ा था सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट में। तो इंटरफेस क्या होता है? कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम। वेरी गुड। तो हमने कहा था दो सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, और उनके बीच की जो लाइन है दैट्स योर इंटरफेस। ठीक है, सिनर्जी किसको बोलते हैं? मैम पावर सिस्टम ऑफ में योर, एनर्जी को बढ़ाना, ऐड करना। करेक्ट, इट्स द एडेड पावर ऑफ टू और मोर सिस्टम। एंट्रोपी क्या होता है? मैम ये पता नहीं था, बस ये दो पता थे। एक सेकेंड, वी हैव, ये तो ठीक है, कॉमन बाउंड्री, वैसे हाँ तो मैम इंटरफेस एंट्रोपी, से ही मैच हो गया था, इंटरफेस से ही। हाँ इंटरफेस से ही मैच हो जाता है। एंट्रोपी इज different ways to achieve one goal, and then we have equifinality, tendency of one system to degrade over time. ठीक है, so this should be your answer, A का 3। ठीक है, इसी से मैच हो जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट, हाइपोथेसिस को उसकी एक्सप्लेनेशन से मैच करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। रिसर्च हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? या वर्किंग हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो भी पता है आपको उससे मैच करो पहले। मैम ऑल्टरनेटिव पता था मैम। ऑल्टरनेटिव क्या है? सेट ऑफ टू हाइपोथेसिस विद स्टेट्स अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस। बिल्कुल ठीक है, ऑल्टरनेटिव इज योर दैट हाइपोथेसिस व्हिच इज ऑपोजिट टू योर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर आती है हमारे पास रिसर्च हाइपोथेसिस। वो कौन सी हाइपोथेसिस होती है? जो रिसर्चर बनाता है अपने प्रोपोजिशन के बेसिस पे। ठीक है, उसके पास कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं होता, बट ड्यू टू सम सोशल फैक्ट्स दैट पर्सन नोज कि यही होना चाहिए, दैट्स अ रिसर्च हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस कौन सी होती है हमारी? जो हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं भी होता तो भी हम उसको अज्यूम करके चलते हैं कि दिस इज आवर करेंट हाइपोथेसिस। ठीक है, और उसी को हम लोग ट्रू या फॉल्स स्टेट करने के लिए अपनी रिसर्च फर्दर कंडक्ट करते हैं। देन यू हैव अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस which is based on sufficient theoretical और empirical data। आपके पास ये sufficient पता था data है, मैम। करेक्ट, तो इसी से आपका आंसर आ सकता था। ठीक है, तो एक या दो भी आंसर्स आपको अपने कॉन्फिडेंटली पता है हाइपोथेसिस के, तो उसके एक्सप्लेनेशन से मैच करो एंड यू गेट द आंसर। डन, कैन वी मूव फर्दर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट, अरेंज इन फैन डेवलपमेंट नॉर्म इन सीक्वेंस। मैम इसमें जो ये फर्स्ट सोशल स्माइल था ना, हम्म, उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन रहा है। क्यों? सबसे मैम मुझे पहले ऐसा बच्चा लगा स्माइल कि ही तो फर्स्ट करता है। सोशल हम्म, सोशल स्माइल मैम थोड़ा सा गलत हो गया था। ओके, सो देर इज नो अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, है ना, चाइल्ड खुश है तो क्या करेगा? बता तो नहीं सकता, स्माइल करेगा। स्माइल ही तो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट सोशल स्माइल, उसके बाद अनसपोर्टेड सिटिंग, हमें चाइल्ड को सपोर्ट करना पड़ता है, अकेले नहीं बैठ सकता। फिर हम उसको स्टैंडिंग पोजीशन के लिए पुल करते हैं, फिर वो स्टेप्स लेना स्टार्ट करता है बाय दी 1 ईयर, है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइल्ड चलना स्टार्ट कर दे,
और 1 साल के बाद हम लोग ट्राई करते हैं दैट द चाइल्ड अचीव्स द ब्लैडर कंट्रोल। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन था। पेरेंटिंग स्टाइल encourages adolescents to be independent but still places limits and controls on their actions. Extensive verbal give and take is allowed and parents are warm and nurturing towards the child. कौन सी पेरेंटिंग है ये? अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव। तो किस टाइप की है? डोमिनेंट है या बेस्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, मैम डेमोक्रेटिक है या नहीं है? बेस्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग। करेक्ट। अथॉरिटेटिव हमने डिस्कस किया था दैट इट इज द बेस्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, जिसमें वार्म अच्छी है, कंट्रोल भी अच्छा है। ठीक है। तो ऐसे बच्चे डेमोक्रेटिकली ग्रो करते हैं, डिसीजन मेकिंग इनकी अच्छी होती है। ठीक है, चलें आगे। यहाँ तक क्लियर है? मैम इसमें एक इंडल्जमेंट है, वो समझा दो। इंडल्जेंट। इंडल्जेंट इज हर चीज में अंदर पोक करना, बट पेरेंट को सब कुछ जानना है। ठीक है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है ना, जैसे दैट द पेरेंट वांट्स टू नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द चाइल्ड्स लाइफ। ओके ठीक है, मैम। दैट इज इंडल्जेंट। नेक्स्ट, ओके, मुझे बताओ, कैन वी टेक अनदर 10-15 मिनट्स टू डिस्कस द लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस? यस मैम। यस यस। मैम। ओके, करो आगे। कॉन्सेप्ट को उसके डिस्क्रिप्शन से मैच करो। मैम कम्युनिकेशन से सॉल्व हो गया था। एनीथिंग दैट कैन बी मीनिंग दैट कैरी अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। परफेक्ट। कम्युनिकेशन क्या है? कि आप कुछ भी कन्वे कर रहे हो, मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। प्रोग्राम प्लानिंग क्या है? कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए निकल पड़े। एक्सटेंशन, इट इज एजुकेटिंग to make a behavior change in the people. And leadership, process of influencing the behavior of individuals in a given situation. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हैं इस बार, इतना डिफिकल्ट नहीं था पेपर। आगे चलते हैं। ये सिमिलर सा क्वेश्चन है जो कल हमने पेपर 1 में किया था, है ना, जिसमें उसने कहा था एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को लिमिट करना है या कंट्रोल करना है तो कौन सी रिसर्च होगी। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। रिसर्च कंडक्टेड बाय कंट्रोलिंग वन और मोर वेरिएबल्स एंड कंपेयरिंग कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कौन सी टाइप की रिसर्च हुई है? एक्सपेरिमेंटल। वेरी गुड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आगे चलते हैं। थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर रूरल मार्केट्स ऑफ द कंट्री कैन कनेक्ट ग्लोबली। मैम मैंने ई गवर्नेंस किया था। ई मैम चौपाल मैंने है ई इसका चौपाल। आंसर। हाँ, ई चौपाल है इसका आंसर। ई गवर्नेंस क्या होता है? कि कोई भी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पीपल, कोई वो जो कनेक्ट करे, दैट इज ई गवर्नेंस। ठीक है। ई पंचायत क्या है? दैट द पंचायत इज हैपनिंग, ये मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग है ना, वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। ठीक है। ई सेवा हमें नाम से पता चल रहा है कि कोई भी सपोर्ट होता है जो गवर्नमेंट से हमें मिलना होता है ना, हेल्प डेस्क टाइप का, दैट इज ई सेवा। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या है? ई चौपाल, जहाँ पे रूरल मार्केट्स ऑफ द कंट्री दे कैन कनेक्ट ग्लोबली। आगे चलते हैं। प्रोसेस चार्ट के स्टेप्स अरेंज करने थे, करो अरेंज। मैम मैंने इसमें डी से शुरू किया था कि पहले जितनी भी मूवमेंट हो रही है उसको आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई डिफरेंट मूवमेंट्स इन द टास्क। पर मूवमेंट तो तब होगी ना जब आप बंदे को बोलोगे कि भाई काम स्टार्ट कर लो। मैम ये मैंने ऑप्शन पढ़ा ही नहीं ये वाला, क्योंकि हम लोग जब भी कर रहे थे उसमें ये बंदे वाला ऑप्शन था नहीं, तो मेरे को सबसे ध्यान पहले नहीं हुआ बिल्कुल भी। मूवमेंट एनालाइज करने के लिए यू विल हैव टू आस्क द पर्सन टू स्टार्ट द वर्क। जब उसने स्टार्ट कर लिया फिर आप डिफरेंट मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप एनालाइज करोगे कि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन के दौरान की वेस्टफुल मूवमेंट्स कहाँ पे हो रही है,
उसको आप फिर डेजिग्नेट करोगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। हमने सिंबल्स किए थे प्रोसेस एंड ऑपरेशन चार्ट के, ठीक है। एंड हर मूवमेंट के लिए आप सिंबल्स बनाते चले जाओगे एज लॉन्ग एज द मूवमेंट्स आर हैपनिंग। ओके वेट, अगर हमने, हाँ नहीं ठीक है, हमने किया डिफरेंट मूवमेंट्स को एनालाइज, चलने को बोल नहीं, पहले चलने को बोला, ठीक है। ओके, तो इसके ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ए डी बी, ये तो वैसे ही ग्रेस क्वेश्चन बन रहा बस मुझे तो मिल जाते हैं। है। ये तो वैसे ही ग्रेस मिल रहा है, बट इसकी सीक्वेंस ऐसे ही बनेगी, ठीक है। जैसा लिखा है वो सीक्वेंस आप अपने क्वेश्चन पेपर पे या जहाँ पे भी लिख रहे हो उसको बना लो, वैसे भी ग्रेस क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेट्स मूव यस टू द मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following option will require minimum fabric having 36 inches width for a lady's kurta? बताओ। पोल्का डॉट्स। पोल्का डॉट्स, बताओ कैसे निकाला आंसर? तुक्के से मैम। तुक्के से? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला था। क्या था ये? मैम कह मतलब रहा है कि मैंने लेडीज जो कुर्ता लॉजिक बनाना है। लॉजिक यूज किया था कि अगर एक साइड डायरेक्शन में प्रिंट होगा तो वो कट करने में प्रॉब्लम होगी और वो डिजाइन नहीं बन पाएगा। टू डायरेक्शनल में भी करेक्ट, यही होगा, लेकिन पोल्का डॉट्स क्या है, वो सारी जगह सेम स्प्रेड हो रखा है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं एग्जैक्टली। तो उसके लिए मिनिमम फैब्रिक कुछ भी आप यूज कर लो, सबसे कम फैब्रिक पोल्का डॉट्स में लगेगा विद मिनिमम वेस्टेज, ठीक है। वन डायरेक्शन प्रिंट है, टू डायरेक्शन प्रिंट है, या चेक्स एंड प्लेट्स है, तो इनमें आपको एक पैटर्न फिक्स करके रखना पड़ेगा। आप मिनिमम फैब्रिक के साथ अपना गारमेंट नहीं बना पाओगे, लेकिन पोल्का डॉट वाले फैब्रिक को आप कहीं से भी कट कर सकते हो, ठीक है। वन डायरेक्शन जैसे मान लो फ्लावर बना है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप फ्लावर यहाँ से ऐसे नहीं ना कट कर सकते फैब्रिक बनाने, अपना गारमेंट बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपको पूरा ही फ्लावर लेना पड़ेगा, तो इसलिए वहां पे मिनिमम फैब्रिक्स नहीं यूज होते, ठीक है। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंस एंड सिम्टम्स को उसके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से मैच करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्रेटिनिज्म, मैम एक बिटर स्पॉट पड़ा था विटामिन ए, उससे हो गया था पूरा। वेरी गुड, परफेक्ट। बाइटॉट स्पॉट, विटामिन ए, क्रेटिनिज्म आयोडीन की डेफिशिएंसी से, जो बच्चों यस में होता मैम। है। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी, यस ये किससे मैच होगा? नियासिन नायसिन। एंड स्पून शेप्ड नेल्स, आयरन कोलोनाइशिया, याद है? आयरन। आयरन। So option number 3 is correct here. Next question. Again simple question. Arrange the following foods in descending order according to their fiber content. तो सबसे पहले सबसे कम फाइबर वाला निकाल दो यहाँ से। बटर। Butter. Butter is full of fat. There is no fiber in butter. Negligible amount of fiber होता है उसमें। तो इसी से आपका आंसर आ सकता था, ठीक है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि ऑप्शन 2 में है, ओके ठीक है, बाकी करो मैच फिर। हम लोग मिलेट्स मिलेट्स का शोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा फाइबर उसी में है, ठीक है। राइस, व्हीट, कोई भी सीरियल उठा लो, सबसे ज्यादा फाइबर आपके मिलेट में ही होता है, ओके। फिर उसके बाद कम्स फ्रूट विच इज गुआवा, गुआवा में फाइबर है। उसके बाद बनाना, इसमें देन ये जो कम्स योर राइस। बोलो इसमें जो बोलो। बनाना वाला ऑप्शन था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है बिकॉज बनाना के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं राइपनिंग के, तो इन हाँ, द मोस्ट लाइक अनराइप स्टेज उसमें भी लोग कंज्यूम कर लेते हैं, सो इट हैज हम्म वेरी हाई फाइबर्स, बट अगर हम थोड़ा ज्यादा राइप करके खा रहे हैं तो काफी कम हो जाते हैं। हाँ, पर अगर सिर्फ बनाना इन जनरल मेंशन्ड है तो हम राइप कंडीशन ही रेफर करेंगे, हम लोग अनराइप्ड या ओवर राइप्ड केस में नहीं जाएंगे, नॉर्मल। ठीक है। So your correct answer comes out to be option number C. ठीक है।
बी डी सी ए ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन रहा है इसका। आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। एक प्रोजेक्ट आपने पिक किया है ना, तो वो कैसे कैसे प्रोसीड करेगा आपने उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। बताओ सबसे पहले क्या आएगा? आइडिया मैम। करेक्ट, हमने आइडिया आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके फॉर्मुलेशन की बाद मैम प्रोजेक्ट की। करेक्ट, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट किया, फिर मैम एनालाइजेशन की, फाइनलाइज किया उसको। फाइनलाइज पहले ही कर दोगे? अच्छा, फीजिबिलिटी एनालिसिस भी है साथ में, ठीक है। हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है या नहीं, फीजिबिलिटी एनालिसिस किया, मैम फिर बस लास्ट में कंप्लीशन और ऑपरेशन था ना, तो बस हम्म, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग गया था स्टार्टिंग से और लास्ट से। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। ठीक है, आगे चलते मैम हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंस बता दो, जैसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी दे रखा था और कंप्लीशन भी दे रखा था। इम्प्लीमेंट होता है जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। कंप्लीशन क्या है? द लास्ट स्टेज दैट एवरीथिंग इज डन, जस्ट रिपोर्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द डॉक्यूमेंट, दैट इज कंप्लीशन। तो इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द टास्क ही होगा। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन जैसे मान लो आपके पास, आपने काम स्टार्ट किया, ठीक है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। आपने स्टिचिंग जस्ट स्टार्ट करी है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्क। आपने सोचा था ये प्लान करूंगी, मैं ये बनाऊंगी गारमेंट का, आपने प्रीलिमिनरी टास्क सारे कर लिए, आपने उसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर दी, वो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है अभी उसका, ठीक है। जब आपकी ऑलमोस्ट सारी स्टिचिंग हो जाएगी एंड देन यू आर जस्ट डूइंग फाइनल टचअप्स और फाइनल फिनिशेस, है ना, जिसमें आप हेमिंग करते हो एकदम एंड में, एंड देन आफ्टर दैट यू आर डन, दैट इज द कंप्लीशन स्टेज। जब आपका यस सब कुछ मैम। खत्म होने वाला होता है, दैट इज कंप्लीशन। इम्प्लीमेंटेशन आपका काम करने के दौरान, ठीक है मैम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, परफेक्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, arrange the steps of consumer decision making process in sequence। डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम, रिकग्नाइजेशन। वेरी गुड, यहीं से आपका आंसर आ ही जाता है वैसे तो। सबसे यस पहले आप मैम। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करोगे, फिर आप इंफॉर्मेशन सर्च करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, नहीं, हाँ हाँ ठीक है। फिर उसके बाद आप सिलेक्शन करोगे ऑफ द प्रॉब्लम, इवैल्यूएशन करोगे ऑफ द ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव, देन यू विल सिलेक्ट एंड परचेज जो भी आपने फाइनल ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, एंड देन कम्स योर पोस्ट परचेज प्रोसेस, ठीक है। So EDBAC, this is the correct answer. Next, stages of apparel design process. करो arrange, करो। मैम सबसे कंसेप्ट पहले डेवलपमेंट। रिसर्च, हमने सबसे पहले रिसर्च और इंस्पिरेशन जहाँ से हम कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। सबसे पहले रिसर्च करोगे विच इज अगेन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाओगे, फिर उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन एंड प्रोटोटाइप क्रिएशन, फिर आप उसकी टेस्टिंग करोगे, एंड फाइनली उसकी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैम ऐसे सीधी सीधी लैंग्वेज के क्वेश्चंस कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इन्होंने पीछे पता नहीं क्या क्या दिया हुआ। हाँ, तो ये सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन थे इस बार, तो पेपर का लेवल तो बिल्कुल इजी तो नहीं कह सकते, पर मॉडरेट लेवल पेपर था ये। लेंदी बहुत था मैम। टाइम मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम आई है मैक्सिमम, क्योंकि ये जो कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ये समझने में टाइम लेते हैं, ठीक है। आ जाओ पेयर्ड टी टेस्ट पे।
सबसे पहले क्या करोगे? टी स्टैटिस्टिक यानी टी की वैल्यू निकालोगे, यस मैम। फिर उसके बाद डिफरेंस निकालोगे दोनों ऑब्जर्वेशंस का, फिर फिर मीन मीन कैलकुलेट करोगे, यस मैम। फिर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे और उसको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करोगे। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है? योर टैबुलेटेड पी वैल्यू। ठीक है, यस मैम। सो दिस वाज योर पेयर्ड टी टेस्ट। रिसर्च तो बहुत सिंपल आई थी इस बार। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। स्मॉल चेक्स इन महाराष्ट्रियन साड़ीज, क्या बोलते हैं उसको? मूंगी चोड़का, चोकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप अप्रोचेस बताओ। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करोगे पेपर में? कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, ग्रुप अप्रोचेस। करो करो। मैम मैंने इसमें डी एलिमिनेट किया था, पर्सनल विजिट्स, बाकी सब ठीक लग रहा था। ठीक है, पर्सनल विजिट तो ग्रुप अप्रोच होगा ही नहीं, है ना? तो ABCE इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंटेंशनल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंजरीज इन अ चाइल्ड इज नोन एज, क्या बोलेंगे चाइल्ड इसको? केयर चाइल्ड अब्यूज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के गोल्स। हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के गोल्स बताओ। मैम इसमें से ट्रांसफर और रिक्रूटमेंट कट कर दिया था बस, बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट कर दिया था। ट्रांसफर इज नॉट द ह्यूमन रिसोर्स का गोल। रिक्रूट करना भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का गोल नहीं है। मोटिवेट करना, कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। ठीक है, सो ये है गोल। ACD इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लैब टू लैंड प्रोग्राम कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1979। बिल्कुल ठीक है, 1979। ठीक है, आगे, फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिजाइन। मैम इसमें से ए और ई आई थिंक। नहीं, ये तो होगा ना, इन्वेस्टिगेशन टू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम, ये तो होगा। कॉम्प्लेक्सिटी प्रमोट करना रिसर्च का काम नहीं है। ब्लूप्रिंट हमें प्रोवाइड करता है रिसर्च एक्टिविटी की बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना नहीं है। मैम ठीक इसमें है, सी वो और डी नहीं डिक्टेट कंसीडर करेगा। किया। हाँ, वो बताएगा कि रिसर्च एक्टिविटी आपने कहाँ कहाँ कंडक्ट करनी है, बाउंड्री बता देगा, लेकिन उसको एक्सपैंड करना इसका काम नहीं है। ठीक है, एंड देन इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही। सो BDE इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। यस, ओके। नेक्स्ट, which of the following is not a characteristic of objective method of food quality analysis? पहले मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव मेथड और सब्जेक्टिव मेथड में क्या फर्क होता है? एनीवन? ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड, ओके। थोड़ा और एक्सपैंड करो आंसर को। सब्जेक्टिव मेथड्स फूड क्वालिटी में टेस्ट से रिलेटेड होते हैं मोस्टली, और ऑब्जेक्टिव में बाकी चीजें भी टेस्ट होती हैं। करेक्ट, ऑब्जेक्टिव मेथड्स कौन से होते हैं? जिसमें आप फूड की डेंसिटी चेक कर रहे हो, या उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हो। ठीक है, इक्विपमेंट से रिलेटेड
आप फूड की टेस्टिंग कर रहे हो। ओके, अदर देन दैट वी हैव सब्जेक्टिव मेथड, जिनको सेंसरी मेथड्स भी बोलते हैं, जिसमें आप फूड का टेस्ट, ओडर, टेक्सचर, ठीक है, ये सब चीजों को टेस्ट करते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मेथड की बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या नहीं इंक्लूड होगा? कंज्यूमर एक्सेप्टेंस नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि ये हमें किससे पता चलेगा? सेंसरी इवैल्यूएशन से या फिर सब्जेक्टिव मेथड से। ठीक है, मैम एक बार ये क्लास के टाइम पे भी कराना। हाँ हिमानी, हमने ये डिस्कस किया था सेंसरी और ऑब्जेक्टिव को। माइक म्यूट करोगे? हाँ, हमने सेंसरी एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स भी क्लास में डिस्कस किए थे। यू रिमेम्बर द 9 पॉइंट हेडोनिक स्केल? हमने यस कहा मैम, था यस। हमने कहा था 9 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं न्यूट्रल, लाइक वेरी मच, डिसलाइक वेरी मच, लाइक यस एक्सट्रीमली, मैम, डिसलाइक यस एक्सट्रीमली, मैम। है ना? तो एक फूड में टेस्ट करूंगी और मैं उस पर टिक करूंगी कि टेस्ट कैसा था, ओडर कैसा था, टेक्सचर कैसा था, ठीक है, पैलेटेबिलिटी कैसी थी, ये सब चीजों को टेस्ट करके मैं उस पर टिक लगाऊंगी। सो दैट वाज सेंसरी वैल्यूएशन। याद आया अभी? यस मैम। ठीक है, उसके अलावा हमने इक्विपमेंट से असेसमेंट करना है। माइक म्यूट करो। इक्विपमेंट से असेस कर रहे हैं, हम वो इक्विपमेंट्स को बार बार भी टेस्ट कर सकते हैं। कोई फूड है, अगर मैं उसकी डेंसिटी चेक कर रही हूँ, तो ये रिजल्ट रिपीटेबल है। ठीक है, मैंने चेक किया, फिर तुमने चेक किया, फिर किसी थर्ड पर्सन ने चेक किया, तो ये टेस्ट हम बार बार कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट तो ये है ही। ओके, सो विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को नहीं बताएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे करेक्शन हमेशा आता है पेपर में, तो वही एरे करेक्शन के स्टेजेस को हमने अरेंज करना था। सो हमारे पास 8 स्टेजेस हैं वैसे तो एरे करेक्शन के, लेकिन यहाँ पे इसने हमें 5 दिए हैं अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? एनाटॉमी वर्सेस शेम, यस मैम। फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो एडोलेसेंस में होता है, फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, करेक्ट, फिर जेनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ अब्जॉर्प्शन, एंड लास्ट इज इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग बाउंड सीम कम्स अंडर, हमने क्लासेस ऑफ क्लास स्टिचिंग किया थ्री था, मैम। क्लास 3। क्लास ठीक है, ये मुझे डाउट है क्लास 2 तो नहीं है इसमें। क्लास टू में शायद 200। हाँ, क्लास 2 इज क्लास 200 ओनली। मैम शायद 3 था ये, क्योंकि इसमें लॉक स्टिच थे ना, बाउंड सेम होना, लॉक हो जाना। ओके, आई चेक विद दिस। मुझे 200 एंड 300 वाले में डाउट है, क्लास 2 एंड क्लास 3 में। मुझे लगता है क्लास 2 होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये मैं क्वेश्चन चेक करके बताती हूँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने सिर्फ उसको हिंदी में पढ़ा, बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ द टर्म्स न्यूरोसिज्म, हॉस्पाइस, एजिज्म, बहुत क्लियर नहीं हो रहे थे टर्म्स। ठीक है, सो आई स्विच टू हिंदी एंड देन आई गॉट माई आंसर। आप वही तरीका यूज कर सकते हो। देखो, जैसे हॉस्पाइस है, हॉस्पाइस का मीनिंग उसने हिंदी में दिया है धर्मशाला, तो धर्मशाला क्या होती है? व्हाट इज धर्मशाला? मैम रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है जहाँ, घर जैसा। रेजिडेंशियल, करेक्ट। ठीक है, इससे भी आपका आंसर आ जाता। बाकी भी देख लेते हैं। एजिज्म, नाम से पता चल रहा है कुछ एल्डरली से रिलेटेड है। ठीक है, यस मैम। न्यूरोटिज्म, न्यूरोटिज्म क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, सेल्फ डाउट, और स्टेटस पैसेज, सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है?
यस मैम। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अरेंज द कंटेंट्स ऑफ एनुअल प्लान ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू डिक्सन एंड डॉटसन। अब नाम इग्नोर कर दो, सिर्फ एनुअल प्लान ऑफ वर्क को अरेंज करो आप अकॉर्डिंग टू दी गिवन ऑप्शन। मैम पहले प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव और वर्किंग ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। आई थिंक मैम पहले ऑब्जेक्टिव्स इंटरनल सेट होने चाहिए। ओके, आगे। मैम इसमें ये फॉरवर्ड कैलेंडर ये समझ नहीं आया। दिस इज एक्चुअली फॉरवर्ड। ठीक है, ये फॉरवर्ड नहीं है, ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड क्या होता है? कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप अपने एनुअल प्लान ऑफ वर्क के बारे में कुछ लिखते हो कि आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ठीक है, whom you want to designate this to, that is a forward. ओके, मैम यही से ये थोड़ा स्टार्ट सा, होना था फिर ये। हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्पेलिंग एरर था यहाँ पे थोड़ा सा। फॉरवर्ड के बाद क्या आएगा आपका? दैट यू सेट योर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आप शेड्यूल बनाओगे, टाइम शेड्यूल। फिर आप क्या करोगे? अपना काम डेजिग्नेट कर दोगे, स्टाफिंग करोगे, एंड फाइनली यू विल मेक अ कैलेंडर, फाइनलाइज योर कैलेंडर कि पूरे साल में कौन क्या क्या काम करेगा। तो मैम ये भी ग्रेस क्वेश्चन होना चाहिए था इस हिसाब से, क्योंकि मीनिंग ही चेंज हो गया उसका। कह सकते हैं कि अगर कोई क्लेम करेगा तो, क्योंकि स्पेलिंग एरर्स जो क्वेश्चन में होते हैं उसके लिए वैसे कोई ग्रेस मार्क नहीं मिलता है। ठीक है, बट इफ समबडी क्लेम्स दैट, तो इन दैट केस मिल सकता था। ठीक है, तो अब जैसे वो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था बाय प्रोडक्ट वाला, है ना, उसमें बाय अ प्रोडक्ट लिखा था इंस्टेड ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो वैसे ये अंडरस्टूड ही है ना, तो इस ऐसे क्वेश्चन का ग्रेस मार्क नहीं देते हैं। ठीक है, यस मैम। आगे चलते हैं। फाइबर को उसके बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक से मैच करो। तो हमने जैसे वूल का पढ़ा था, है ना, वूल हमें मिल रहा है एनिमल हेयर से, तो जब एनिमल हेयर को हम बर्न करते हैं तो कैसी स्मेल आती है? हेयर ऑर्डर। बर्निंग हेयर का ऑर्डर आएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो वैसे अगर हम यहाँ से करें तो ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे पास, ये दोनों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगर हम कॉटन के बारे में बात करें तो कॉटन कैसे बर्न होगा? जैसे बर्निंग पेपर की स्मेल होती है। यस मैम। ओके, लाइट फेदरी ग्रे ऐश मिलेगी एंड बर्निंग पेपर की स्मेल आएगी। एसीटेट एंड नायलॉन दोनों ही सिंथेटिक है। अगर नायलॉन देखें तो नायलॉन कैसे होगा? इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, क्योंकि ये कैसे बना था? चिप्स से। याद है इसकी मैन्युफैक्चरिंग नायलॉन की? यस मैम। है ना, तो अगर हम नायलॉन को बर्न करने की कोशिश करेंगे तो आग नहीं लगेगी उसमें, मेल्ट होने लग जाएगा। जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Educating the child with special educational needs full time in a general school program is called? स्पेशल एजुकेशन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? इंक्लूसिव एजुकेशन। करेक्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फेजेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन राइट सीक्वेंस। आपने डेमोन्स्ट्रेशन करना है कहीं पे जाके, अरेंज करो स्टेप्स।
मैम मुझे ये था रिकंसिडरेशन लास्ट होना चाहिए इसमें। पर इसमें इन्होंने आपको प्री डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। मैम मतलब प्री डेमन से स्टार्ट होके रिकंसिडरेशन पे खत्म हो जाए, पता नहीं कौन नहीं, से क्वेश्चन आएंगे। ओके, लेट्स सी एक बार। पहले आप प्री डेमोन्स्ट्रेशन से स्टार्ट करोगे। हाँ, वैसे रिकंसिडरेशन हम एंड में ही लेते हैं, है ना। इवैल्यूएशन के भी बाद में, हर मैनेजमेंट स्टेप में इवैल्यूएशन के बाद यू रिकंसिडर, है ना। ठीक है। यस तो मैम। अगर मैं बोलूँ प्री डेमोन्स्ट्रेशन मैंने पहले किया, फिर मैंने एग्जीक्यूट किया एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने लोगों से फॉलो अप लिया कि आपको मेरा समझाया समझ में आया कि नहीं, मैंने इवैल्यूएट किया उनके रिस्पॉन्सेज को और रिकंसिडर किया पूरे प्लान को। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्या बनता है, DABCE, फर्स्ट ऑप्शन। हमें कि फॉलो अप स्टेज फिर से बताना प्लीज। फॉलो अप इज व्हेन यू टेक द फीडबैक फ्रॉम पीपल। ठीक है, आप उनसे पूछोगे ना कि आपको मेरा समझाया समझ में आया कि नहीं, दैट्स अ फॉलो अप। ठीक है मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो? चेतना, शिवानी, दिव्यांशी? नो सर। नो? परफेक्ट। आगे चलते हैं। पैसेज है, पैसेज के आंसर्स मार्क कर लो। वी आर नॉट डिस्कसिंग द पैसेज, बट कोई डाउट होगा अगर तो पूछ लेना। ठीक है। व्हाट टेंड्स टू इनहिबिट ग्रोथ? इसका आंसर है seclusion. It can be said that the child is not the center of attraction. The answer for this is the normal milestone of growing up is delayed or missed. 143 का करेक्ट आंसर है it gives an opportunity to learn and imbibe the dynamics of community life. सारे आंसर्स बहुत डायरेक्टली आपको पैराग्राफ से मिल रहे थे। 144 at sorry, when should inclusion begin? It should begin at birth. And 145, being handicapped, it's a social burden. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैसेज था, बहुत ही सिंपल, डायरेक्टली आंसर्स मिल रहे थे। और जो सेकंड पैसेज था उसको अगर आप नहीं भी रीड करते तो भी आपका आंसर आ जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस जंक फूड? जो हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर में कंटेंट होता है, यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। Junk foods are classified in which of the following categories? They are called ultra processed foods, which is not a consequence of regular junk food consumption. Vitamin D की deficiency junk food के consumption से नहीं होती. Which is not a reason for people's preference for junk food, nutritional superiority. And last, which of the following is a convenient way to know how healthy a product is? It is their health star rating. बताओ, क्लियर है? Any doubts? यस मैम। Anyone? नो मैम। Perfect. So this was your paper 2. अब बताओ कैसा था paper 2 overall?